गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर 3 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 3 का नेम है निर्धनता एक चुनौती, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें पहला नंबर का प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। इसका उत्तर होगा, निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। इसका उत्तर होगा, वर्तमान निर्धनता अनुमान कार्य पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की अपेक्षा न्यूनतम निर्वाह स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और हरित क्रांति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसर दिए, परंतु भारत में इसका प्रभाव कुछ ही भागों तक सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने नौकरियों के अवसर दिए हैं, परंतु ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा काफ़ी कम है। निर्धनता को विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे अनपढ़ता का स्तर, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी में कमी, सफाई व्यवस्था आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है। इसका एक और आंसर होगा और में अथवा में हम लोग लिख सकते हैं, निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इसका उत्तर होगा, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 से 1993 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही। न्यूनतम अनुमान निर्धनों की संख्या में लगभग 26 करोड़ की कमी उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न है, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा, भारत में निर्धनता के कारण अग्रलिखित हैं। पहला, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी।
दूसरा पॉइंट है इसका, भारतीय सरकार दो बातों में असफल रही, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो निर्धनता चक्र को स्थिर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहर के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जैसे जाति, लिंग भेद और सामाजिक अपवर्जन जो मानव निर्धनता को बढ़ाते हैं। चौथा पॉइंट है, छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता का कारण और परिणाम दोनों है। पांचवा पॉइंट है, आय असमानता भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अब इसका पांचवा प्रश्न है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। इसका उत्तर होगा, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित रखा जाता है। अब इसका छठे नंबर का प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इसका उत्तर होगा, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। इन राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की निर्धनता का औसत अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अनाज का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान, अधिक कृषि विकास, भूमि सुधार उपायों से इन राज्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। अब इसका 57 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इसका उत्तर होगा, विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करना का अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है। यद्यपि 1980 से वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है, जबकि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले जैसा ही है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, बांग्लादेश और भारत में अब भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। अब इसका 8वां प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। इसका उत्तर होगा, सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर आधारित है। पहला पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। दूसरा पॉइंट है, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। सरकार ने निर्धनता को समाप्त करने के लिए कई निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, NREGA, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, अंत्योदय अन्न योजना AAY, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। अब इसका 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। जिसमें का नंबर का प्रश्न है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, मानव निर्धनता की अवधारणा केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना, अनपढ़ता, रोजगार के अवसर में कमी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? इसका उत्तर होगा, महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। अब इसका गा नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। तीसरा पॉइंट है, प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। चौथा पॉइंट है, प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। पांचवा पॉइंट है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो इस तरह से आपके चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके आगे अतिरिक्त प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निर्धनता से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता या अभाव को निर्धनता कहते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया तथा इसके प्रमुख 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, भारत में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना हो। दूसरा पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को धन मुहैया कराकर रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि बेरोजगारी कम हो। अब इसका तीसरा प्रश्न है, भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, भारत में गरीबी के निम्न कारण हैं। पहला पॉइंट है, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। दूसरा पॉइंट है, निरक्षरता। निरक्षरता के कारण शहरों में या गांवों में कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है और उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। तीसरा पॉइंट है, बेरोजगारी। भारत में गरीबी का प्रमुख कारणों में से बेरोजगारी एक है। चौथा पॉइंट है, सामाजिक कारण।
शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर लोग कर्ज लेकर फिजूल खर्च करते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। पांचवा प्रश्न है, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर भोजन की योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर होगा दोपहर भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया जा सके। दूसरा पॉइंट है उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।